नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली ई लेक्चर में हमने 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में दो प्रकार की स्थानीय संस्थाएं हैं, एक जो गांवों में काम करती हैं और दूसरी जो कि नगरों में काम करती हैं। गांवों में काम करने वाली जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको शक्तिशाली बनाने के लिए, संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। जबकि जो शहरों में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं, उनको सशक्त करने के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया, जिसको कि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसके पश्चात 1 जून 1993 से यह 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है यह अधिसूचित हुआ और प्रवर्तन में आया। इसके माध्यम से हमारे संविधान में भाग 9A द म्यूनिसिपैलिटीज नामक शीर्षक से नया जोड़ा गया और इस प्रकार से नगरों में या शहरों में काम करने वाली जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको आज़ादी के बाद पहली बार संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आज इस ई लेक्चर में हम इस संवैधानिक संशोधन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है यह BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ साथ भारत जो MA उत्तरार्ध के जो विद्यार्थी हैं उनके पेपर नंबर 7th और 8th के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इस 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में त्रिस्तरीय जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था की गई और राजस्थान में नगर पालिकाओं के संबंध में यहाँ पर 1959 में जो अधिनियम चला आ रहा था नगर पालिकाओं के संबंध में, उसी में इस नए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो विशेषताएं थी उनको समाहित किया गया। इसके पश्चात राजस्थान में 2009 में एक नया नगर पालिका अधिनियम नए सिरे से पारित किया गया और जिसके माध्यम से जो त्रिस्तरीय संस्थाएं और नए प्रावधान अस्तित्व में आए। चलिए अब हम इस 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किस प्रकार से नगरीय निकायों के संबंध में संविधान में प्रावधान किया गया है इसको समझते हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है कि 3 प्रकार के नगरीय निकाय इसमें प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें कि पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। इस संशोधन में नगर पंचायत से मतलब यह था कि उस तरह के नगर जो कि गांव से और नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में, उनके लिए नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। इसका मतलब जो आकार में बहुत छोटे हैं, जनसंख्या में, घनत्व में। जैसे कि अगर हम यहाँ समझें तो राजस्थान में यहाँ नगर पंचायत की जगह म्यूनिसिपल बोर्ड नाम दिया गया है इनको, और ये 1 लाख से जो कम की जनसंख्या है जिन शहरों की, नगरों की, उनमें ये अस्तित्व में आए। यहाँ राजस्थान में 3 प्रकार के म्यूनिसिपल बोर्ड इस प्रकार से गठित किए गए, म्यूनिसिपल बोर्ड 2nd, म्यूनिसिपल बोर्ड 3rd, म्यूनिसिपल बोर्ड 4th कैटेगरी के। तो पहला जो प्रकार है नगर पंचायत, इसमें प्रस्तावित किया गया जो कि छोटे नगरों के लिए है, जो नगर से, ग्राम से और नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में है। दूसरे प्रकार के जो नगरीय निकाय हैं वह है नगर परिषद या म्यूनिसिपल काउंसिल। इनके लिए इस संवैधानिक संशोधन में यह प्रस्तावित किया गया कि जो छोटे नगर हैं उनमें नगर परिषद का गठन किया जाएगा। जैसे कि हम राजस्थान का उदाहरण लें तो यहाँ जो 1 लाख से और 5 लाख तक की जो जनसंख्या वाले शहर हैं, नगर हैं, उनमें इस प्रकार के नगरीय निकायों का गठन किया गया है।
तीसरे प्रकार के जो नगरीय निकाय इस संशोधन में प्रस्तावित किए गए वो नगर निगम, जिसके लिए लिखा गया कि यह बड़े नगरों में इनका गठन किया जाएगा। तो राजस्थान के संदर्भ में अपन इसको समझें तो यहाँ 5 लाख से अधिक की जनसंख्या जिन नगरों की है उनमें नगर निगम अस्तित्व में आए। 74वें संविधान संशोधन की जो दूसरी विशेषता है नगर निकायों का गठन। इसका मतलब है कि जो अपन ने 3 प्रकार के नगर निकायों की बात करी है अभी, उसमें जो सदस्यों का किस प्रकार से पूर्ति की जाएगी, तो इस संशोधन अधिनियम में यह लिखा गया है कि किसी भी प्रत्येक नगर निकाय में जो स्थानों की पूर्ति होगी वह उस क्षेत्र के जो मतदाताएं हैं उनसे प्रत्यक्ष चुनाव से होगी। इसके लिए जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को पहले वार्डों में विभाजित किया जाएगा और इन वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे। अधिनियम यह भी प्रावधान करता है इस संदर्भ में कि जो राज्य का विधानमंडल है वह कानून बनाकर कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए भी इसमें प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये ऐसे वर्ग हैं जो कि डायरेक्ट चुनाव में लड़ने के लिए या तो रुचि नहीं होती उनकी या अन्य कारणों से, जैसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से हो सकते हैं इसमें प्रावधान किया गया है जो कि नगरीय प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखते हैं या उस क्षेत्र से जो लोकसभा के, राज्यसभा के या राज्य की विधानसभा के या राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके लिए जो उस क्षेत्र का नगर निकाय है उसमें प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य विधानमंडल व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा वार्ड समितियों का जो गठन होता है उनके अध्यक्षों की भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है वार्ड समितियों के गठन के संबंध में प्रावधान। इस संबंध में 74वें संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जहां जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख या इससे अधिक हो उन नगर निकायों में एक या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। अब वार्ड समितियों के गठन के संबंध में जो आवश्यक प्रावधान होंगे, उनके सदस्य किस प्रकार कौन कौन होंगे, उसके संबंध में जो प्रावधान करने की जो शक्तियां हैं वो राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दी गई हैं। इस अधिनियम की जो नेक्स्ट विशेषता है वह है कि सीटों का आरक्षण। इसका मतलब है कि जितने भी प्रकार के नगर निकाय अपन ने गिनाए थे उनमें जो सदस्य होंगे उनका आरक्षण किस प्रकार से होगा और जो उनके अध्यक्ष या सभापति होंगे उनका आरक्षण किस प्रकार से होगा। तो इस संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नगर निकाय या नगर पालिका में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। और इसमें संदर्भ में एक विशेष बात यह भी है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की भी इन नगरीय निकायों में व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक अन्य पिछड़ा वर्ग की बात है, ओबीसी आरक्षण की बात है, उसके संबंध में राज्य विधानमंडल पर यह छोड़ा गया है कि वह प्रावधान कर सकेगा। एससी, एसटी एवं महिलाओं के लिए संविधान में ही जो ये संशोधन अधिनियम है इसमें ही प्रावधान करा गया है, जबकि ओबीसी के लिए राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है कि वह कानून बनाकर प्रावधान कर सकेगा। एससी, एसटी के लिए जो आरक्षण होगा वह उस नगरीय निकाय क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें एससी, एसटी का कितना अनुपात है जनसंख्या का, उस अनुपात के आधार पर ही एससी, एसटी के जो सदस्य चुने जाएंगे वो उनके लिए सीटें रिजर्व रहेंगी और इन सीटों का बारी बारी से रोटेशन के आधार पर अगले चुनाव के में रोटेशन के आधार पर उनको चेंज करते रहेंगे। इसी में यह प्रावधान करा गया है कि जो एससी, एसटी के लिए जितनी भी सीट रिजर्व होंगी उनमें से 1/3 सीट एससी, एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नंबर 2, अब इसमें जो टोटल सीटें रिजर्व होंगी किसी भी नगरीय निकाय के लिए, उसमें जो टोटल सीट्स होंगी सदस्यों की उसमें से 1/3 जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह संविधान में प्रावधान करा गया है।
इसके अलावा राजस्थान में, और आप विशेष स्थिति समझ लीजिए कि 2009 में एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन सीटों की, जो महिलाओं के लिए आरक्षण की जो सीटें हैं, उनके लिए संख्या 33% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। और इसी अधिनियम में 2009 वाले में यह भी प्रावधान किया गया है कि न केवल सदस्यों के लिए बल्कि जो अध्यक्ष पद के लिए भी 50% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण रहेगा। नेक्स्ट जो विशेषता है इस 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की, वह है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी से इन नगरीय निकायों को भंग कर देती थी, लेकिन इस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक नगर निगम, नगर निकाय की पहली मीटिंग की तिथि से जो इनका कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष, और इससे पहले ये पूर्व भंग नहीं होंगी। अगर इससे पूर्व भंग करी जाती हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर इनके नए चुनाव कराने आवश्यक हैं। इसके अलावा अगर उस नगरीय निकाय का जो टोटल कार्यकाल है वह 6 माह से ही कम बचा हुआ है तो नया चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर बीच में भंग होती है और नए चुनाव कराए जाते हैं तो जो दूसरी जो नगरपालिका गठित होगी, नगर निकाय गठित होगा, उसका कार्यकाल, जो शेष बचा हुआ कार्यकाल है, उस अवधि के लिए रहेगा।